Are you ready? सो हे एवरीवन, आज हम आपके लिए लाए हैं गेम चेंजर सीरीज़ फॉर गेट 2025 एग्ज़ाम जो जल्द ही आने वाला है। इसमें हम डिस्कस करेंगे PYQs विद एक्सप्लेनेशंस एंड द करेक्ट आंसर्स। तो इसे हम करते हैं iFly के सेफ तरीके से, दैट इज़ शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट एंड एफिशिएंट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। The relationship that involves the exchange of nutrients between two different species for their mutual growth is called। तो यहाँ पे different हमें interactions दिखे हैं और इसके लिए हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। सबसे पहले ये हमें एक शार्क दिख रही है और ये छोटी फिशेस इस शार्क की पीठ पे दे आर टेकिंग अ राइड, जिससे शार्क को कोई फर्क नहीं पड़ रहा बट दे आर गेटिंग बेनिफिटेड। सो दिस इज कमेंसलिज्म। सिमिलरली हमें ये चीज़ दिखती है जब हम अपनी रियल लाइफ में किसी के साथ वी टेक अ राइड और वी टेक अ लिफ्ट, उससे ड्राइवर को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बट वी आर गेटिंग बेनिफिटेड। सिमिलरली यहाँ पे हमें पैरासिटिज्म दिख रहा है और यही पैरासिटिज्म मुझे कॉलेज के फ्रेंड्स में भी दिखता है। सो दिस इज पैरासिटिज्म। अब जब मैं बात करती हूँ सिंट्रोफिज्म की, तो ये है टर्माइट और ये है उसकी गट के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है या फिर जो भी माइक्रोब प्रेजेंट है। माइक्रोब्स के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो वुड को पेस्ट में कन्वर्ट कर सके, लेकिन टर्माइट के पास वो ऑर्गन्स हैं जो वुड को पेस्ट में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन टर्माइट के पास वो एंजाइम नहीं है जो कि सेल्यूलोज को डिग्रेड कर सके। ये पावर सिर्फ और सिर्फ माइक्रोब के पास होती है। तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों बेनिफिट हो रहे हैं। यही चीज़ मुझे तब दिखती है जब मुझे कोई टॉपिक नहीं आता और मेरी फ्रेंड को आता है, और उसे कोई टॉपिक नहीं आता और मैं उसे बताती हूँ। तो ये है सिंट्रोफिज्म, जहाँ पे म्यूचुअल ग्रोथ दिख रहा है। तो इसका आंसर होगा सिंट्रोफिज्म। अब है को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन्स इज ऑब्जर्व्ड इन। ये सिचुएशन तो सिमिलर है जब हम बस में कोई बुक पढ़ रहे हैं या फिर चाय पीते पीते मैं अपना रिविजन कर रही हूँ। सिमिलरली सेल में भी ये चीज़ मुझे दिखती है। मेरा mRNA रीड हो रहा है और साथ ही में प्रोटीन बन के ER के अंदर जा रहा है। तो को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन जो है वो होता है तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसके बाद है क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल इज अ डैश पाथवे। अब एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है? एनाबॉलिक का मतलब होता है जब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को जब हम एनर्जी दे रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग लार्जर मॉलिक्यूल्स। एंड कैटाबॉलिक का मतलब होता है जब एक प्रोसेस में लार्जर मॉलिक्यूल्स दे आर ब्रेकिंग डाउन और उससे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और साथ ही में एनर्जी लिबरेट हो रही है। लेकिन TCA जो है वो एक एम्फीबोलिक पाथवे है। एम्फीबोलिक मतलब है कि वहाँ पे कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों हो रहा है। कैटाबॉलिज्म जब एसिटाइल को एंजाइम A टूट रहा है एंड एनर्जी लिबरेट होगी, और एनाबॉलिज्म जब डिफरेंट कंपोनेंट्स TCA के जैसे कि ऑक्सैलोएसिटेट है, सिट्रेट है, अल्फा कीटोग्लूटरेट है, ये बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे ऑक्सैलोएसिटेट हमारा अमाइनो एसिड बनाता है। तो इसका आंसर हमारा होगा कि TCA इज एन एम्फीबोलिक पाथवे। पायोजेनिक का मतलब ये है कि जब इन्फेक्शन की वजह से पस फॉर्मेशन हो जाता है तो हम उसे पायोजेनिक कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे डिजीजेस दी हैं और यहाँ पे है कि कौन से म्यूटेशंस उन डिजीज में होते हैं। सिकल सेल एनीमिया में जो भी RBC है उसका शेप जो है वो सिकल शेप में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, लेकिन फ़ायदा ये होता है कि जिसको सिकल सेल एनीमिया है उसको मलेरिया होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग को सिकल सेल एनीमिया होता है, तो वहाँ पे मलेरिया एक सिलेक्शन प्रोसेस की तरह काम कर रहा है। और मलेरिया में हमारा मस्कीटो और प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम दोनों इंक्लूड होते हैं। ये डिजीज़ है ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम, जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर जो है दैट इज़ गेटिंग अफेक्टेड एंड म्यूटेटेड, एंड दिस इज़ डाउन सिंड्रोम दैट इज़ ट्राइसोमी 21। ओके, जब हम बात करते हैं टे शैक डिजीज़ की, तो यहाँ पे म्यूटेशन हो रहा है हेक्सोएमिनिडेज A जीन में, जिसकी वजह से नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स हमारी अफेक्ट होती है। ये जब एंजाइम डिसफंक्शनल हो जाता है तो हमारे गैंग्लियोसाइट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उनका डिग्रेडेशन नहीं होता, इसलिए हमारी नर्व सेल अफेक्ट हो जाती है। तो P का आंसर होगा हम लोग का 3 एंड Q का आंसर इज गोइंग टू बी 1, R का 4 एंड S का 2, that is trisomy 21, S का 2, and C is going to be the answer here. Now the evolution of wings in bats and insect is an example of, तो यहाँ पे है convergent evolution। convergent का मतलब ये है कि different species evolve कर रही हैं same features लेकिन independently। डाइवर्जेंट का मतलब है कि कॉमन एंसेस्टर्स थे उनके एंड थ्रू द टाइम उन्होंने अपने आप को जब इवॉल्व करा उन्होंने डिफरेंट ट्रेड्स इवॉल्व करे।
न्यूट्रल का यहाँ पे है कि जो भी मॉलिक्यूलर चेंजेस हो रहे हैं हमारे, वो अफेक्ट नहीं करेंगे हमारी फिटनेस को, और इवोल्यूशन प्राइमरीली रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से हो रहा है। जबकि पैरेलल इवोल्यूशन हमें ये कहता है कि रिलेटेड लीनिएजेस इंडिपेंडेंटली इवॉल्व करती हैं सिमिलर ट्रेट्स, सो दैट इज पैरेलल इवोल्यूशन। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बैट, ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के, बिकॉज इनके कोई कॉमन इंसेस्टर्स नहीं है एंड देन दे हैव थ्रू द टाइम इन्होंने इवॉल्व कर रखा है सेम ट्रेट, दैट इज़ फॉर फ्लाइट। एंड सिमिलरली शार्क और डॉल्फिन में भी हमें ये चीज़ दिखती है कि उन्होंने जो भी अपनी इवोल्यूशन करें वो इसलिए करें ताकि वो स्विम कर सकें। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज़ गोइंग टू बी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। Now, which of the following plant-based secondary metabolites belong to the class of alkaloids? तो secondary metabolites सभी में नहीं बनते हैं, और बनते हैं तो क्यों बनते हैं? ताकि उन्हें कोई बेनिफिट मिल सके अगेंस्ट द पैथोजेंस, या फिर सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें से मुझे बताना है कि अल्कोलॉइड्स कौन से नहीं हैं। अल्कोलॉइड्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अल्कोलॉइड्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह उठने से जो मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, कैफीन इज़ एन अल्कोलॉइड। उठ के पूजा करने के लिए जो मैं फूल तोड़ रही हूँ, कैथेरेंथस रोजियस में भी अल्कोलॉइड्स है, और ये है रोवुल्फिया सर्पेंटिना। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ इधर पे, तो कौन सा वाला ऐसा है जो अल्कोलॉइड नहीं है? तो नीम से जो हमें एज अ डायरेक्टेंट मिलता है, नीम की हम लोग ट्विक्स को दातून की तरह भी यूज़ करते हैं, तो as a directin is actually not an alkaloid. As a directin is not an alkaloid, and इसमें से जो belong करते हैं to the class of alkaloids that are azamelicin, camptothecin and vinblastin. तो ये तीन हम लोगों के यहाँ पे आंसर होंगे। Now, under which of the following conditions mammalian somatic cells fail to undergo mitosis during cell cycle? तो इसमें से मुझे वो conditions बतानी है जहाँ पे सेल साइकिल में नहीं जा पाएगी, आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। तो ये तो वो conditions हैं इनसे रिलेटेड। जब इनिशिएशन ऑफ सेल प्लेट फॉर्मेशन, जब सब कुछ रेडी है, मेरे पास मेरा आईडी कार्ड और मुझे बस एग्जाम देने के लिए जाना है, तो ये है सेल प्लेट फॉर्मेशन। ओके। इनकम्प्लीट डीएनए रेप्लिकेशन, जब मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ और मेरी गाड़ी ख़राब हो चुकी है, तो ना ही सेल आगे डिवाइड करेगी और ना ही मैं एग्जामिनेशन सेंटर पहुँच पाऊँगी। काइज़माटा फॉर्मेशन, सब कुछ रेडी है, मैंने पूरा रिवाइज कर लिया एग्ज़ाम से पहले एंड आई एम कॉन्फिडेंट, और मुझे पता है कि अब मैं एग्ज़ाम भी दे सकती हूँ और इसी तरीके से सेल भी आगे बढ़ जाएगी अपने माइटोसिस के लिए। इररिपेरेबल डीएनए डैमेज, ये तो वो कंडीशन होगी जब किसी स्टूडेंट का एक्सीडेंट हो जा रहा है एग्ज़ाम देने से पहले, ना वो एग्ज़ाम दे पाएगा, और इसी तरीके से जब डीएनए डैमेज हो जाएगा तो भी सेल आगे नहीं कर पाएगी डिवाइड। तो इसका आंसर है इररिपेरेबल डीएनए डैमेज एंड इनकम्प्लीट डीएनए रेप्लिकेशन। इन दोनों कंडीशन में माइटोसिस ड्यूरिंग, मतलब सोमैटिक सेल्स दे वोंट अंडरगो माइटोसिस ड्यूरिंग सेल साइकिल। Now, which one of the following statements regarding the below mentioned mRNA sequence is or are true? तो यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया गया और मुझे बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि सही हैं। पुराने टाइम से ही बहुत सारे एंशिएंट लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं एंड बहुत सारे कोड्स यूज़ होते हैं, लेकिन इन कोड्स के मतलब हमें समझ नहीं आते। अब अगर मैं बात करूँ डीएनए की, लेकिन डीएनए जिस कोड में प्रेजेंट है वो कोड तो हम समझ सकते हैं, तो उस कोड को समझ के मुझे ये आंसर्स देने हैं। ये कोड में ये दोनों तो हम लोग के स्टॉप कोडॉन्स हैं, लेकिन ये हम लोग का स्टार्ट कोडॉन है AUG। तो सेकंड कोडॉन है मेरा AGC, थर्ड है मेरा CUU, फोर्थ है AAC, फिफ्थ है CGG, सिक्स्थ है GAA, सेवेंथ है CGA, एट्थ है AUU, और नाइन्थ कोडॉन है मेरा UAA विच इज़ द स्टॉप कोडॉन। तो इस तरीके से अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर देखूं तो हमारे पास कोड करने के लिए हमारे 8 अमाइनो एसिड्स होंगे, लेकिन टोटल मेरे कोडॉन्स 9 कोडॉन्स प्रेजेंट है रीडिंग फ्रेम में इंक्लूडिंग द स्टॉप कोडॉन। सो A and B आर गोइंग टू बी द आंसर हियर। Which of the following conditions induce the expression of beta-galactosidase gene in the lac operon? देखो, मेरी बहुत सारे फूड चॉइसेस हैं। वन ऑफ द बेस्ट इज़ मोमोज, बट अगर मोमोज नहीं प्रेजेंट हुए देन आई एम गोइंग टू चूज एनी अदर थिंग। सिमिलरली सेल भी यही चीज़ करती है, बैक्टीरियल सेल। उसकी फर्स्ट चॉइस है ग्लूकोज, लेकिन अगर ग्लूकोज नहीं प्रेजेंट होगी
तब वो यूज़ करेगी लैक्टोज, और ये लैक्टोज कन्वर्ट होगा एलोलैक्टोज में बाय बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन, एंड दिस एलोलैक्टोज रिप्रेसर के साथ बाइंड हो रहा है और आगे उसे ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं करने दे रहा, जिसकी वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज फाइनली बनता है। तो इस क्वेश्चन में एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब ग्लूकोज एब्सेंट होगा तभी मेरा लैक ओपेरॉन इंड्यूस होगा और बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन बनेगी। सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज जब प्रेजेंट होगा तभी रिप्रेसर मॉलिक्यूल बाइंड नहीं कर पाएगा ऑपरेटर से, एंड बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन अपनी एक्सप्रेस करेगी। तो द आंसर इज गोइंग टू बी ए एंड डी। Which one of the following factors can affect the growth of microbial culture in batch cultivation process? इसमें से हमें पहले ये देखना पड़ेगा बैच कल्टीवेशन प्रोसेस क्या होती है। बैच कल्टीवेशन में मैं स्टार्टिंग में ही अपना सबस्ट्रेट और न्यूट्रिएंट्स डाल देती हूँ, एंड उसके बाद लास्ट में आई गेट द प्रोडक्ट, और बीच में मैं कुछ भी अपना एडिशन या फिर रिमूवल ऑफ सबस्ट्रेट एंड एनीथिंग, आई एम नॉट डूइंग दैट। ठीक है, तो इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशंस है, फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेंगी बैच कल्टीवेशन प्रोसेस को। बैच कल्टीवेशन प्रोसेस इज सिमिलर टू जैसे हम दही जमाते हैं। इनोकुलेंट लो, दूध लो और लास्ट में दही लो, बीच में तुम्हें कुछ भी नहीं डालना है ना ही निकालना है। तो यहाँ पे pH ऑफ मीडियम इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस दिस प्रोसेस। pH ऑफ द मीडियम इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि माइक्रोब जो है उनकी एक्टिविटी pH पे डिपेंड करती है। ऑस्मोलैरिटी की बात करो तो ऑस्मोलैरिटी इंपॉर्टेंट है कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है, एंड देन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जितना मैं स्टार्टिंग में डाल रही हूँ, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करेगा ग्रोथ को एंड जो भी यील्ड होगी। लेकिन सबस्ट्रेट फीड रेट इज़ नॉट गोइंग टू बी द आंसर, क्योंकि यहाँ पे हम ना ही कोई चीज़ डाल रहे हैं थ्रू आउट द प्रोसीजर, ना ही मैं रिमूव कर रही हूँ। सो दिस इज़ नॉट द आंसर, एंड द फैक्टर्स दैट आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस आर दीज। Now this is a diagram which explains how a batch tank fermenter is like। वहाँ पे nutrients डाले गए हैं and बाद में last में you're going to obtain the product. Now you can join iFly for CSIR, NET, GATE, ICMR examination and others. And in order to contact us, you can WhatsApp this number. You can also contact us through YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter and Instagram. मिलते हैं आपसे next video में. Thank you.